हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी को यूपीएससी ने और सभी स्टेट पीसीएस ने क्यों अपने सिलेबस में रखा है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल होगा ह्यूमन की लाइफ के एतबार से, उसमें सुधार के एतबार से, एनवायरनमेंट में इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सही करने के लिए। इस तरह से बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये किस चीज़ पे बेस्ड है और इससे कैसे मानव के जीवन में सुधार लाया जा सकता है और कैसे इससे एनवायरनमेंट को सुधारा जा सकता है, कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है क्रांति लाई जा सकती है, कैसे भूखमरी को दूर किया जा सकता है, कैसे आने वाले समय में जो चैलेंजेस होंगे फूड को लेकर के या एनवायरनमेंट को लेकर के उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे उससे हम निपट सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, जो किताबी डेफिनेशन है, वो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंटेंडेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि जीवन की गुणवत्ता में, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से उत्पादों के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके, जैविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके जीवों या उनकी प्रणालियों, जीवों में या उनमें जो चलने वाली प्रोसेसिंग है उनमें सुधार लाना ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। और बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या है बहुत से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके मिसयूज भी हैं, यूज भी हैं, मिसयूज भी हैं, और ये होता ही है कि जहाँ साइंस के यूज हैं तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी होगा। तो हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, जो डेफिनेशन गढ़ी गई जब सीवीडी हुआ था, जैव विविधता सम्मेलन जब हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द आर्टिकल। देखिए ये कब की बात है, जब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था सीवीडी 1992 में। तो इसकी जो डेफिनेशन बनाई गई वो ये बनाई गई कि बायोलॉजिकल ये था एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट uses biological systems, living organisms or derivatives thereof to make or modify product or processes for specific use। यानी आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत इसका जो है कुछ इस तरह से इसको परिभाषित किया गया और इसको इस तरह से एक डेफिनेशन फिक्स कर दी गई कि किसी भी तकनीकी जो विशिष्ट या किसी भी तकनीक की जो विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पादों या प्रक्रियाओं को बनाने या संशोधित करने के लिए जैविक प्रणालियों, देखो यहां लिखा है जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग करता है। यानी ऑर्गेनिज्म, उनके में सुधार लाना, उनसे बने प्रोडक्ट का यूज करना या कोई भी ऐसी उनकी प्रक्रियाओं का यूज करके जो उनके अंदर प्रोसेसिंग चलती है, किसी प्रोडक्ट में सुधार लाना, चाहे वो देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं या फिर आपका केमिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर उसमें हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज किया है तो इस तरह का यूज करके इंप्रूवमेंट करना ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब आपको ये डेफिनेशन रटनी नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, यूपीएससी ऐसा कभी नहीं कहेगी कि एज फिक्स डेफिनेशन जो है इस तरह से लिखे, बट आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। एक्चुअली जो मेंस में लिखने के लिए आता है वो आपके जो इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज हैं, इसके लिए जो मतलब चुनौतियां हैं, वो सब नेशनल लेवल पे क्या इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, कितना इसमें डेवलपमेंट हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी इमर्ज हो रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी हमें इसमें पढ़ते हुए चलना है। तो आप बस इसको समझने के लिए आप पढ़िए कि ये आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करके, यानी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, आपके बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें बदलाव लाना या उनमें चलने वाली प्रोसेसिंग का यूज करके या उनके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका इस्तेमाल करके किसी दूसरे में जीन थेरेपी के जरिए, जीन एडिटिंग के जरिए, डीएनए में बदलाव ला करके, आरएनए में बदलाव ला करके कुछ अच्छा बना लेना जिससे मानव की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और एनवायरनमेंट भी उसमें सही रहे,
एनवायरनमेंट को सुधारने की हम इसमें बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि सतत विकास यानी डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो बरकरार रहना चाहिए। यानी चीजों को हम इस तरह से इस्तेमाल करें, चेंजेस भी हम इस तरह से लाएं कि वो चीज बरकरार भी रहे, उसमें कोई ऐसा निगेटिव गुणवत्ता या निगेटिव मतलब गुणवत्ता नहीं कहेंगे उसको, निगेटिव करेक्टर शामिल ना हो जाए, जिससे ह्यूमन को, किसी एनिमल को या फिर जो है एनवायरनमेंट में किसी को हानि ना हो। यानी चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करना कि हम भी इस्तेमाल करें, वो एग्जॉस्ट भी ना हो और आने वाली जो पीढ़ियां हो उनके लिए भी रिसोर्स का बचे रहना क्या है, ये सतत विकास आपका कहलाता है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करना कि जो है चीज़ें सही रहें और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ भी कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए, हालांकि यूज़ मिसयूज़ दोनों होते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी का जो इतिहास है इसके बारे में समझते हैं कि इंसान ने लगभग 12,000 साल पहले से खेती करना शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि 10-12 हजार साल पहले से, ऐसे मान लीजिए, खेती करना शुरू की। तो उस दौरान खेती करने के लिए क्या था कि नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल यूं ही किया जाता था। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप की चीज़ आईएएस पीसीएस में नहीं पूछी जाती है, बट हाँ एक थोड़ा सा एक आइडिया हमें होना चाहिए कि मानव जो है ऐसी नॉर्मल सीड का इस्तेमाल करता था। बाद में धीरे धीरे किसी ने ये करना शुरू किया कि उसमें से कुछ चुनिंदा सीड्स को, बीजों को चुन करके उगाना शुरू किया। तो जिससे क्या हुआ, फसल अच्छी होने लगी, फसल का जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा। फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करानी शुरू कर दी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब खास करके दो उन्नत किस्म के, एक ही प्रजाति के दो उन्नत किस्म के मादा और नर को चुन करके उनके बीच में ब्रीडिंग कराई, यानी रिप्रोडक्शन कराया। तो उससे क्या है, अच्छी गुणवत्ता के जो प्रोजेनी थी, जो उनके नस्ल थी वो पैदा हुई। मतलब इन द सेंस कि उनके जो बच्चे थे वो इस तरह के पैदा हुए कि उनमें कुछ क्वालिटी आई। जो माँ बाप में अच्छे करेक्टर थे, है ना, माँ बाप हुए उनके लिए जो पशु थे, ठीक, तो उनके करेक्टर, उनके जो प्रोजेनी थी उसमें आए। इस तरह से क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट हुआ। लोग पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कुछ इस तरह से, जबकि बायोटेक्नोलॉजी का नाम तक पता नहीं था उस दौरान, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो साइंटिफिक चीजें ही जैसी हो रही थी, लेकिन हाँ पता नहीं था कि ये है क्या। जैसे लोग ये समझते थे कि दही को दूध में मिला दो, थोड़ी सी दही दूध में मिला दीजिए तो फिर से वो दही जम जाती है, दही का एक थक्का जैसा जम जाता है। लेकिन होता क्या है उसमें, हमें बाद में आके पता चला कि भाई उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। लोग पहले जमाने में, हजारों साल पहले, शराब बनाना जानते थे, मदरा बनाना जानते थे, अल्कोहल बनाना जानते थे। वो जानते थे कि अगर हम फर्मेंटेशन करा दें, यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम सड़ा दें तो अल्कोहल प्लस CO2 बनती है। लेकिन उनको ये पता नहीं था, बस सिर्फ ये था कि शराब बनाने से मतलब, देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही थी जो बैक्टीरिया और ईस्ट के जरिए होती है। ब्रेड बनाते थे, ब्रेड बनाना, बेकरी में यूज करना, है ना, तो यहाँ मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थी, लेकिन क्या है उस दौरान पता नहीं था। धीरे धीरे इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ। माइक्रोस्कोप जब बन गया तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होने लगा, तो सूक्ष्म जीवों पर स्टडी होने शुरू हुई। लुईस पास्चर जैसे लोगों ने फिर जो है स्टडी की इस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, बैक्टीरिया, फंगस जो माइक्रो लेवल के होते हैं, प्रोटोजोअन्स, इन सब के बारे में जब पता करना शुरू कर दिया तो फिर पता चलने लगा कि भाई कौन सी बीमारी है, कि किस वजह से हो रही है। तो पता चला कि कुछ बीमारी बहुत से जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से होती है। अब जितने बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, तो अगर मैं खास करके बात करूं बैक्टीरिया की, तो नुकसान देते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया नुकसान देते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 99% बैक्टीरिया क्या है, फायदेमंद है, और 1% जो है वो बीमारियां फैलाते हैं। इसी तरह से जब हम इंसेक्ट की बात करें तो बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं जो रोग फैलाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंसेक्ट ही है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंसेक्ट हैं, जो एक संघ होता है ऑर्थोपोडा, उसमें आते हैं, बट हम उस तरफ नहीं जाएंगे।
ऑर्थोपोडा में जो इंसेक्ट वाला ग्रुप है वो सबसे बड़ा है और उसमें सबसे ज्यादा ये है इंसेक्ट हैं, कीट पतंगे हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं बहुत से। अगर इंसेक्ट को देखा जाए तो बहुत से रोग फैला देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो फायदा करते हैं। तो उनमें जो मित्र कीट होते हैं, फ्रेंड इंसेक्ट होते हैं, उनका यूज किसी ना किसी तरह से पहले से हुआ, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को यूज किया गया, हनी वगैरह ये सब। लेकिन क्या है, इसके कुछ फायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं जो इंसेक्ट होते हैं। तो ये इनका, इनसे निकलने वाली जो चीजें थी, इंसेक्ट के बहुत से जीन को आज एंटर कर देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, और उसके जब जीन में बदलाव आता है तो एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के जो है प्रोडक्ट पैदा होते हैं। मतलब इन द सेंस की अच्छी प्रोजेनी जन्म लेती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का ये यूज है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी पहले से यूज होती आई है ना, लेकिन होते होते क्या हुआ कि आखिर में आकर के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसे लोगों ने क्या किया कि पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स बना दी, जिनका यूज जो बैक्टीरिया से होने वाले स्पेशली इन्फेक्शन है, क्योंकि जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। जो वायरस के खिलाफ काम करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनको हम क्या इंटरफेरोन्स बोलते हैं। तो महामारियों की वजह से पहले जमाने में इलाके की डेथ हो जाती थी, बहुत सा पैंडेमिक फैलती थी, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैक डेथ, काली मृत्यु है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई। तो तब से वैक्सीन बनाने का सिलसिला जारी हुआ। आज जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये इस टाइप की वैक्सीन बनाई जा रही हैं। बहुत से रोगों के लिए वैक्सीन बन चुकी हैं, कुछ के लिए आज भी चैलेंज है। तो इस तरह से जो वैक्सीन है, वैक्सीन का फॉर्मेशन है या फिर मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है, एक के बाद एक इस तरह से स्टेप आगे बढ़ते चले गए और आज अगर देखा जाए तो बूम पर है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि डेवलप कंट्रीज में आज भी देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करियर है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद में स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है वो भी हम सब डिस्कस करेंगे, और भारत में कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो है उस लेवल का बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। और हालांकि देखा जाए तो बहुत से फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इसी की एक सब ब्रांच है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है चीज़ें बनती चली गई और जो है सुधार आता चला गया। और अभी आने वाले समय में क्या है, न्यू चीज़ें और बनाई जाएंगी, और बहुत से जो ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारियां हैं, उनका इलाज इससे पॉसिबल हो सकेगा। अब जैसे बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग जिसे हम करते हैं, जीन थेरेपी है ना, और ART है जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्लोन की बात करते हैं, जैसे 3 पेरेंट बेबी की बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया आपका, है ना। बहुत सी जो बीमारियां हैं ऐसी जो जिनको हम पहले ही सुधार सकते हैं, वो चीज़ें भी क्या है अप्लाई की जा सकती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है आज के दौर में। तो चलिए हम इस पे टाइम वेस्ट किए बिना थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि जो ब्रांचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं। आज अगर बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो 10 या 10 से भी ज़्यादा क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जब इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा तो फिर इसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया कि यार एक ही फील्ड में है ना, जब इतनी ब्रांचेस हैं तो इनको अलग अलग एक्सपर्ट इनके लिए चाहिए, अलग अलग जो है फील्ड में अगर लोग स्टडी करेंगे तो एक जो एक्सपर्टीज आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी, लोग अच्छे तरीके से जो है स्टडी कर पाएंगे और इसका अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, यूज हो पाएगा। तो इसकी जो है कुछ ब्रांचेस बना दी गई जिनको हमें यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। तो पीटी में कई बार यहाँ से जो है ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं मैच वैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो इसको कई ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जैसे आपका देखो रेड मेडिसिन, हेल्थ एंड मेडिसिन, हेल्थ और मेडिसिन में, हेल्थ एंड मेडिसिन यानी स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में। दूसरा देखिए तो यहां पर क्या है, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र में। देन क्या है, बायोवेपन्स। यहां पर अगर हेल्थ और मेडिसिन की बात करें तो इसमें खास करके जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनका यूज मेडिकल डायग्नोसिस में करते हैं, रोगों के निदान में,
और रोगों के उपचार में किया जाता है, या फिर टेस्टिंग में, है ना, जो हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो सारा हेल्थ एंड मेडिसिन में आ जाता है। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था तो उसके लिए RT-PCR टेक्निक थी, तो वो क्या थी, इसी से रिलेटेड। बहुत सी वैक्सीन्स हैं, बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, वो इसी में बनाई जाती हैं, इसी फील्ड में आता है। और अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में जो इसकी एप्लीकेशन है, मतलब खास करके हेल्थ के फील्ड में, उसके बिना बहुत से रोगों का निदान, मतलब रोगों की जांच करना मुश्किल है। तो इसका जो है हेल्थ के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा रोल है। जो आपका फार्मास्यूटिकल्स है वो भी देखा जाए तो इसमें शामिल कर लिया जाता है। देन फिर इंडस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी हम प्रोसेस का इस्तेमाल करें जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो और ज़्यादा हो और कम टाइम में हो। अब यहाँ पर जो है हेल्थ एंड मेडिसिन के क्षेत्र में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसे लोगों ने ये तो बता दिया कि इस तरह से एंटीबायोटिक बनती है, जिस तरह से वैक्सीन बनती है, लेकिन आप उसको कैसे बनाएंगे, कितना, मतलब उसको बल्क लेवल पे कैसे बनाएंगे जो सबको मुहैया हो सके, सबको अवेलेबल हो सके, तो वो बताया गया कि इसमें इंडस्ट्रियल में अल्कोहल बनाना है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो बड़े लेवल पे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसमें जो यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है वो सारा किसमें आ जाती है, जो बायो से रिलेटेड है, यानी लिविंग प्रोसेसिंग जो चलती है, बायोटिक जो प्रोसेसिंग चलती है, वो किसमें आ गया, हमारे इंडस्ट्रियल में। नाउ बायो वेपन्स देखा जाए तो जो बायो वेपन है ये इसका निगेटिव मिसयूज कहेंगे हम इसको, मतलब निगेटिव यूज या मिसयूज कह लीजिए, बायो वेपन्स जिसको हम बोलते हैं जैव हथियार। जबकि जैव हथियार का मतलब क्या है कि कोई ऐसी बीमारी के लिए कोई हम किसी पैथोजन को फैला दें, किसी रोगाणु को फैला दें जिससे मानव जो समुदाय है वो प्रभावित हो जाए। जैसे मान लो कोविड-19 था, हो सकता है ये भी इसी टाइप का हो, या आने वाले समय में इससे भी खतरनाक टाइप के बायो वेपन्स बना करके लोग इस्तेमाल करें और इसका यूज एज अ बायो टेररिज्म मतौर होगा, जैव आतंकवाद जिसको कहेंगे। जबकि हालांकि अगर देखा जाए बायो वेपन बनाना, उसका बेचना, बनाना, टेक्नोलॉजी सिखाना इस टाइप का बैन है, और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने जो है इस पर साइन कर रखे हैं, भारत ने भी कर रखे हैं। बट जो आतंकवाद होते हैं उनका दीन धर्म तो कुछ होता नहीं है, या उनका जो मान मर्यादा कुछ होती नहीं है, रासवास उनके लिए कुछ होता नहीं, उनका तो काम है क्या, इसी तरह से जो है टेरर को बढ़ावा देना। तो हो सकता है वो इसका इस्तेमाल करे। तो देखा जाए तो ये मिसयूज है। अगर मान लो बहुत से, जैसे आपका बोटुलिनम है, एंथ्रेक्स है, इस टाइप के, या है ना, बीमारी को अगर फैला दिया जाए और हवा में छोड़ दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, पब्लिक प्लेस पे छोड़ दिया जाए, रेलवे स्टेशन पे पता चला कि रोगाणुओं को फैला दिया, पैथोजन्स को फैला दिया, पता चला कि वहां पर सबका दम घुटने लगा, इस तरह की दिक्कत हो गई। जो बॉर्डर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें पता चला कि बैक्टीरिया को या इन सबको मिला दिया गया, या फिर हवा में छोड़ दिया गया, तो इस तरह, या फूड में मिला दिया गया, किसी भी तरह से पब्लिक को जो है अफेक्ट किया जा सकता है। तो देखा जाए तो इसका ये मिसयूज है। इससे निपटने के लिए बहुत से जो है सेंसर्स बनाए जा रहे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो वेपन। देन क्या, इन्वायरमेंट। अब देखिए, बायो वेपन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्ट किया जाए भाई। बायो वेपन से क्या किया जा सकता है कि जो हमारे मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, जिनको मानव इस्तेमाल करता है, जिसपे मानव की डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं, उनको अफेक्ट कर दिया जाए, प्रभावित कर दिया जाए। हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है खुद उसकी, या फिर इन्वायरमेंट को प्रभावित कर दिया जाए, या एग्रीकल्चर को, यानी हमारी फसल बर्बाद कर दी जाए, पूरी फसल बर्बाद कर दी जाए, तो क्या होगा फिर, भूखमरी का शिकार हो जाएगा इंसान। तो ये सब जो है इसका मिसयूज अगर देखा जाए तो इसको जो है बायो वेपन के लिए रखा गया। देन क्या, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है कि कौन कौन सी ऐसी हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करें जिससे इन्वायरमेंट को सही किया जा सके। जैसे मान लो इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है, तो उसको बिना ट्रीट किए हुए डालना बॉर्डर बॉडी में अलाउड नहीं। लेकिन क्या है, लोग डालते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनइथिकल है। जैसे हमारे देश में CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनके सबके रूल और रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं कि भाई इस तरह से ट्रीट करके डालना है। अगर हम कुछ ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करें जो बहुत ही सस्ती और जल्दी हो जाए और अच्छा क्लीन अप हो, तो क्या है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आजकल प्लास्टिक को प्लास्टिक को डिग्रेड कर देते हैं,
अगर मान लो ऐसा बैक्टीरिया सही से ग्रो कर लिया जाए और बाकी में वो इफेक्टिव हो, तो जो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, जो आज बहुत बड़ा प्रदूषण का एक कारण है, उससे निजात मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम जो है, या फिर जैसे बायो रेमिडिएशन है, बायो रेमिडिएशन का मतलब लिविंग का इस्तेमाल करके, जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रदूषण को हटाना, प्रदूषकों को हटाना, वो सब क्या है हमारा किस में आ जाता है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। देन क्या है, एरिड। अच्छा, एक चीज आप गौर से देखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, कलर के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें जैसे एग्रीकल्चरल है, न्यूट्रिशन है, इथिक्स एंड लॉ है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, मेरीन है, इन्वायरमेंट, इन सबको अलग अलग कलर से दिखाया गया है, अलग अलग कलर से दिखाया गया है। तो इस पे जो है पीटी में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है, ठीक है, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है, इस तरह से करके। तो अगर हम यहां पर देखें कि जो इन्वायरमेंट के लिए है वो इस टाइप का, ठीक है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ब्लैक या इसको डार्क बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वो किसके लिए, बायो वेपन्स के लिए, जैविक हथियार के लिए। इंडस्ट्रियल के लिए कौन सा है, व्हाइट, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम कहेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी, यानी लाल जैव प्रौद्योगिकी। लाल प्रौद्योगिकी कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप समझ लो कि हाँ ये लाल जैव प्रौद्योगिकी ही है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया आपका, ये अगर देखें ब्राउन, तो ब्राउन जो है वो एरिड, एरिड का मतलब होता है जो शुष्क एरियाज होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं, मरुस्थल को रोकने के लिए हम बहुत से ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिट्टी को बांध देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वहां की जो मिट्टी वगैरह है वो उखड़ करके नहीं जाएगी, उड़ करके नहीं जाएगी, तो उसका इरोजन रुकेगा, उसका इरोजन रुकेगा, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा एरिड बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं, जब वो मिट्टी खराब ही पड़ी है तो वहां पर हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होती है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि बिना मिट्टी का इस्तेमाल करके हम, मतलब मिट्टी के बिना, बिना मिट्टी के पानी का इस्तेमाल करके उसमें पोषक तत्व डाल करके हम खेती करें, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब जब वहां का लैंड एरिया खाली ही पड़ा है, स्पेस अवेलेबल है, तो वहां पर हम हाइड्रोपोनिक्स वाली चीज अपना सकते हैं, क्लियर, ये कर सकते हैं। मेरीन, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या है, ये पानी से रिलेटेड है, यानी समुद्र से रिलेटेड है। अक्सर देखिएगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वो तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां के जो शहर होंगे ज्यादातर डेवलप मिलेंगे आपको। नदियों के किनारे अक्सर बसे जो शहर हैं ज्यादातर डेवलप मिलेंगे, विकसित होते हैं। अब उसकी एक वजह यह भी थी कि दो फायदे हैं वहां पर, एक तो यह है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली होता था पहले जलमार्ग के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये भी वजह है कि जो नदी के किनारे रहेगा या फिर जो समुद्र के किनारे खास करके रहेगा, उनको सी फूड बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है। जैसे आज अगर मछली देखी जाए तो मछली जो है एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है प्रोटीन का। रही बात खाने की, तो बात यह है कि जो चीज ज्यादा होती है वो खाई ही जाती है, और साइंस में हम ऐसा नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें सी फूड, अब देखिए जैसे सी फूड में मछली वगैरह मिलती हैं, ऑक्टोपस वगैरह को लोग खाते हैं। आने वाले समय में उसमें जो प्रेजेंट है एल्गी, शैवाल हैं, शैवाल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो डोंट वरी, आने वाले समय में जो है वेज भी मिलेगा, अभी तक तो नॉन वेज मिलता था, वेज भी मिलेगा। जैसे माइक्रो एल्गी होते हैं, उन माइक्रो एल्गी का इस्तेमाल जो है हम एनर्जी के लिए भी करेंगे, एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी करेंगे, और उनका यूज खाने व तौर भी करेंगे। जैसे एक एल्गी होता है स्पाइरुलिना, नाम सुना है स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना। स्पाइरुलिना इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको खाएंगे। जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और खास करके सी फूड में बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोग फूड बतौर इसको खाएंगे। आज अगर देखा जाए तो इंसेक्ट खाना शुरू कर दिया लोगों ने, इंसेक्ट खाना शुरू कर दिया। आप अगर कुछ कंट्रीज में देखें तो लोग जो है वो जो ग्रास होपर वगैरह होता है, केकड़े वगैरह होते हैं, उनको चॉकलेट में डुबो करके खाते हैं। अगर इंडिया में भी देखें तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लाल चींटियों की चटनी बना करके खाई जाती है। और कंट्रीज में अगर देखा जाए तो इंसेक्ट को प्रोटीन बतौर लेते हैं। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों का भी क्या है, जो रोल होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो हम इस तरह से मतलब उनको इस्तेमाल करें कि जेनेटिक चेंज ला करके मछलियों के डीएनए में कुछ इस तरह का वो कर दें कि जिससे उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाए, जिससे फूड की शॉर्टेज ना पड़े। तो ये सब कर सकते हैं, इसमें होगा। देन क्या है,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक्चुअल में दरअसल है क्या चीज, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बायोटेक या बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो चीजें हैं, उसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मतलब किस चीज को अप्लाई करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। तो ये एक देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है कि हम कैसे जो मोलिकुलर बायोलॉजी लेवल की चीजें हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर है, आरएनए की स्ट्रक्चर है, जीन है, कोडोन्स कहाँ लगे हुए हैं, कैसे क्रोमोसोम दिखते हैं, उन सबको अगर हम कंप्यूटेशनल तरीके से दिखाएं, हम मोलिकुलर लेवल पे बात करें तो इन सबका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये तो अभी एक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास है आपकी। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा देखा जाए तो रोल है। अब अगर इस फील्ड में देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है इसमें अगर देखा जाए तो, लेकिन एक ही बंदा इतनी चीज़ों को सीखे, मैथ भी उसको आए, चलो ठीक है मैथ और फिजिक्स आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर बायोटेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें कैसे, तो इनके लिए अलग अलग एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब अलग अलग फील्ड इस तरह का लोग अपनाएंगे तो क्या होगा कि रोज़गार भी कहीं ना कहीं मिलने वाला है, तो ये भी है। तो इसमें जो है हम कैसे आणविक लेवल पर है ना, माइक्रो लेवल पे हम कैसे स्ट्रक्चर बना करके डिजाइन करके दिखाएंगे, वो सारा किस में आ जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका आता है जो ये है एथिक्स एंड लॉ। तो जो टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी बना चुके हैं वो उस पर किसी का राइट होना चाहिए और उनका एक सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, जो अधिकार होता है हमारा, वो होना चाहिए कि भाई जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका वो यूज़ करेगा, आगे उससे कुछ फ़ायदा उठाएगा। तो इसी तरह से एक कंपटीशन भी बना रहता है, मतलब जो है कुछ अच्छा कर दिखाने का, वो सब भी रहेगा। देन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो ग्रीन कलर से इसको दिखाया गया है, तो इसमें हम बात करते हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो पहला वाला हुआ है ना, उसमें बताया गया कि भाई किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मशीनरी का यूज़ करेंगे, सीड्स कैसे यूज़ करेंगे। अब आने वाले समय में जो होगा, जो सेकंड ये रेवोल्यूशन होगा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कि जीएम क्रॉप्स के लिए जो सीड्स हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स हैं, और ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, भाई जैसे जाहिर बात है हमें सरसों उगानी है, तो हम सरसों के लिए अब जब लैंड एरिया जो है खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इतना ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो फिर जो है हम मान लो नॉर्मल हमें सरसों लगानी है, तो उसमें जो है क्या है, कम प्रोडक्शन होगा, तो हम उसकी जगह जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रॉप्स का यूज़ करें। हमें मान लो कॉटन उगानी है, तो हम नॉर्मल कॉटन क्यों उगाएं, क्योंकि उसमें कीड़े लग सकते हैं, इंसेक्ट लग जाएगा, हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट टाइप की क्रॉप इस्तेमाल करें। हाँ, हालांकि इसके मिसयूज भी हैं, है ना, बीटी टॉक्सिन जो बनता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं 30 से 40 गुना, वो 30 से 40% ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इसमें, तो ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होगा और सस्ता अवेलेबल होगा, ये चीज़ है। देन इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है कि भाई जो पोषक तत्व होते हैं अगर वो शामिल कर दिए जाएं, जैसे आपने नाम सुना होगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए वाला जो जीन है उसको शामिल कर दिया गया, जिसमें बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो हमारी बॉडी में पहुंच के लीवर में जाकर के वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जैसी जो बीमारियां हैं, जीरोप्थेल्मिया है, उन सबको क्या है, खत्म कर दिया गया। इसके जरिए हम और भी फोर्टिफाइड टाइप के सीड्स बना सकते हैं और कुछ चेंज ला करके, जेएम क्रॉप्स हैं, जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होती हैं और है ना, सिस क्रॉप्स क्या होती हैं, उन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनका क्या बड़ा रोल है। तो याद रखिएगा कि अलग अलग कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको क्या है, अलग अलग इसके एप्लीकेशन को बताया गया है। अगर हम इन सबको एक नज़र में देखें तो कुछ इस तरह से देख लेंगे कि जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके लिए है, औषधि यानी मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य के लिए। देखिए बैलेंस डाइट का आपने नाम सुना होगा, तो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है, खास करके जब हम न्यूट्रिशन वाले में बात करेंगे कि भाई पोषक तत्वों से भरपूर हो, खाना थोड़ा हो लेकिन क्या है, ढंग का हो। जैसे आजकल बहुत सी जगह देखी जाए तो बहुत सी कंट्रीज में क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा क्या है उनमें बॉडी में दिक्कतें हैं न्यूट्रिशन की कमी से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। वाइट जो है बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए है, इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया, फंगस का इस्तेमाल करके जो
एग्रीकल्चर ये सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं उनको फास्ट किया जा सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और सस्ता हो सके, ये सब। देन क्या है, ग्रीन प्रोसेसिंग प्रोसेसेस इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, यानी ऐसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ावा दें। ठीक है, तो वो किस में रखा गया, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। ब्लू में मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हमने अभी समुद्र से रिलेटेड बात की। येलो में फूड एंड न्यूट्रिशन, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि कुपोषण के शिकार से बचने के लिए और जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी है, ये इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। देन क्या, गोल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। देन क्या, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ डिजर्ट एंड ड्राई रीजन्स, जो एरिड जोन्स होते हैं, खास करके रेगिस्तान है ना जहां पे बनता है, यानी मरुस्थल बनता है, उसको डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए और उसका यूज करने के लिए कि भाई हम वहां कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगा करके वहां उसका यूज कर सकते हैं। देन क्या, वायलेट जो है वो किसके लिए, लो एथिक्स एंड फिलोसफी के लिए है, जो अभी मैंने बताया कि भाई नियम कानून होने चाहिए कि आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन किस तरह से करेंगे, वो सारा किसमें है, वायलेट में। नाउ जो डार्क बायो किसके लिए, बायो टेररिज्म, बायोलॉजिकल वारफेयर, इसकी वजह से वारफेयर हो सकते हैं, जबकि साइन हुए हैं, लेकिन जब कोई अगर गलत करने पे आ जाए तो फिर वो तो सारे रूल और रेगुलेशन तोड़ देता है। तो ये सारा जो है किससे रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी 10 ब्रांचेस हैं, है ना, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये मेन है। चलिए अब हम समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस पे बेस्ड है। बेसिकली ये बेस्ड है डीएनए पर एंड आरएनए पे बेस्ड है, क्योंकि आप किसी भी मतलब जो देखिए पहले तो हम ये समझेंगे कि जैसे प्रोसेस का यूज किया आपने, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज हो रही है कि भाई आपने दूध से दही बनाया, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, उसका इस्तेमाल हो गया। अब जैसे मान लो जीन एडिटिंग करनी है, जीन एडिटिंग तो जीन भी कहाँ लगे होंगे, क्रोमोसोम पर लगे होते हैं, और क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, डीएनए का। जैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है कि भाई उसमें हम क्या है, वो एक क्या है कि टूल है जिसके जरिए हम क्या है मतलब कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अच्छे करेक्टर को हम शामिल कर सकते हैं, खराब को निकाल सकते हैं। एक बैक्टीरिया से करेक्टर लिया गया और जो है वो उसको शामिल कर दिया डीएनए में। अब जैसे बहुत से एंजाइम्स होते हैं कि भाई हमें डीएनए को कट करना है तो हम एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट कर देंगे और हम लाइगेज एंजाइम से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम एक कट करके किसी अच्छे करेक्टर का है ना डीएनए लेकर के हम दूसरे दूसरे जीव के अगर हम डीएनए में शामिल करना चाहते हैं तो हम उसको जोड़ देंगे, कट पेस्ट करना हम जानते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। अब जो आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा वहां पर थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई है क्या। तो चलिए जरा समझते हैं कि डीएनए में कैसे बदलाव लाया जा सकता है और आखिरकार डीएनए है क्या। तो जो हमारा डीएनए है ये है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए मैं इधर लेता हूं डीएनए। डीएनए क्या है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब मैं यहाँ पर डीएनए और आरएनए में कोई अंतर नहीं बताने वाला हूं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है। भाई डीएनए की जो होता है डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल हेलिक्स होती है इसकी, डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है। और जो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार जो है डीएनए भी क्या है सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और आरएनए भी क्या है डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। दूसरा अंतर इनमें ये होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, हाँ पहले तो ये हो गया कि भाई स्ट्रक्चर। दूसरा ये हो सकता है कि शुगर कौन सी होती है, तो डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में होती है राइबोस शुगर। दोनों में क्या फर्क है वो हम समझेंगे। देन क्या है, इनमें जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्क क्या है। तो पहले तो हम जरा समझ लेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए किसकी चीज से मिलकर बना होता है। सबने पढ़ रखा होगा कि जो डीएनए है वो है क्या चीज। डीएनए इक्वल टू होता है, इसमें होते हैं एक तो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस और प्लस शुगर, शुगर और प्लस फोस्फेट, प्लस फोस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फोस्फेट, नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं हम इनको। अब जो डीएनए में आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक तो इसमें होता है जैसे एडेनिन, एडेनिन इसको डिनोट करते हैं एस से। दूसरा कौन सा होता है, गुआनिन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से। देन क्या है,
साइटोसिन, इसको डिनोट करते हैं सी से, एंड इसमें एक होता है क्या, थायामीन, थायामीन। तो ये 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। आरएनए में अगर देखा जाए तो बस इतना फर्क होता है कि बाकी सब सेम सेम होता है। अगर मैं आरएनए में बात करूं तो आरएनए में ये भी क्या होगा, सेम होगा, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है। फर्क इतना होता है कि थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल, ये एक फर्क है। अब जैसे हमने बात की कि भाई डीएनए और आरएनए में एक शुगर का फर्क होता है, तो आप देखिए वहां पर पढ़ते हो कि डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। और जो आरएनए है उसमें आप पढ़ते हो कि इसमें होती है कौन सी, राइबोस शुगर, ठीक है। ये डीएनए में कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए में है आपकी कौन सी, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में और इसमें फर्क इतना है कि देखिए जो इसमें शुगर होती है वो कौन सी होती है, दोनों में ही पेंटोस शुगर होती है। कौन सी, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब होता है कि इसमें कितने, 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 5। पेंटोस है। अब दोनों में पेंटोस शुगर है, इसमें भी और इसमें भी। फर्क इतना है कि इसमें जो शुगर होती है वो C5, जैसे H10O5, ये पेंटोस शुगर हो गई, सिंपल टाइप की शुगर है ये। बस इसमें फर्क होता है कि इसका जो कार्बन 2 की पोजीशन होती है, कार्बन 2 पोजीशन जो होती है, कार्बन 2 वाली, उसमें बस एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है। यानी इसमें जो कार्बन 2 पे क्या होता है, C5H10O4 रह जाता है। यानी इसमें एक ऑक्सीजन क्या है, अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन, मैं अगर कहूं तो ऑक्सीजन कम होता है एक, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है इसमें, एक एटम कम होता है इसमें। ये फर्क है इन दोनों में। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए है क्या, तो देखो जो डीएनए से फिर आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, वो हम समझ लेंगे। तो जरा इसको भी हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए की अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप की होती है, आप सबने पढ़ा होगा। डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3' और इसको हम बोलते हैं 5'। जहां पर इसका एंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, 5' और इसका जहां एंड होगा उसको हम बोलेंगे 3'। यहां से और यहां तक अगर देखा जाए तो ये एक कॉइलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 कॉइलिंग कहलाती है। और इसमें यहां से यहां तक जो बेस हैं वो 5 नाइट्रोजनस बेस यहां से यहां तक फंसे होंगे और 5 नाइट्रोजनस बेस यहां से यहां तक फंसे होंगे। अब इनमें जो आपने पढ़ा होगा कि जो एडेनिन है, ग्वानिन है, तो याद रखिएगा इसमें एडेनिन और ग्वानिन जो दो थे ये कहलाते हैं हमारे प्यूरिन्स कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे हमारा जो बचा साइटोसिन, थायमीन, और एक आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन्स बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो बस इतना एक ये भी चीज याद रखिएगा कि जो ए है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये ऐसे डैश डैश से हम दिखाते हैं किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को। और इनके बराबर में जो है चेन लगी होगी शुगर की और फॉस्फेट की। इधर भी शुगर और क्या होगा, फॉस्फेट होगा। तो खास करके इसमें मैं बात कर रहा हूं इनकी। अब जैसे जी और सी होगा, याद रखिएगा हमेशा जी और सी जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, इस तरह से करके। ये डेड डैश से हम किसको दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एडेनिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाए या ग्वानिन जो है वो जाकर के एडेनिन या थायमिन के साथ जुड़ जाए। बस इतना होता है कि ये हमारा किसमें हो गया, डीएनए में। आरएनए में जो होता है, याद रखना, आरएनए में एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि थायमिन है ही नहीं उसमें, तो यूरेसिल के साथ जुड़ता है। किसके साथ, यूरेसिल के साथ जुड़ता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इसके। क्या रहती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो ये याद रखेंगे। अब यहां से यहां तक अभी मैं इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। तो दो नाइट्रोजिनस बेस, जो नाइट्रोजिनस बेस बनेंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। और यहां से यहां तक जो है 10 बेस पेयर होते हैं, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी वो कितना हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगी। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कहें तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए ऐसे ऐसे कितना होता है, डीएनए अगर हम देखें कि इसकी विड्थ कितनी होती है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो
इस तरह से, तो ये हो जाता है 2 नैनोमीटर। ठीक है, 2 नैनोमीटर, या आप कह सकते हैं इसको 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अब ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये चीज बताइए, इस पर देखिए कई चीजें हमें पढ़नी है अभी। HGP क्या है, ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, जीन एडिटिंग क्या है, 3 पैरेंट बेबी क्या है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, क्लोन क्या है, डिजाइनर बेबी क्या है, और इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो सारा हमें पढ़ना है। ये तो आज एक इंट्रोडक्शन की क्लास है बस आपकी। ठीक है। तो इधर आप देखिएगा कि जो ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये जो है किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक। तो डीएनए का ड्यू हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो डीएनए की जो दोनों आपस में ये जो है स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं, वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये क्यों अटैच्ड हैं, ओके, क्यों अटैच्ड हैं, तो आप बताएंगे किस वजह से जुड़े हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े हैं। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी जिनको आप बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है। अब इसकी अगर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। आप यहां पर देखिए कि ये जो कैसी स्ट्रक्चर है, मैंने यही बताया था, ये जो है आपका माइनर ग्रुप होता है, मेजर, यहां से यहां तक जो है एक कॉइलिंग कहलाती है। और इसकी डीएनए की जो मोटाई है वो कितनी, 20 नैनोमीटर है, 20 नैनोमीटर, हाँ 20 नैनोमीटर। देखा जाए तो ये गलत है, जो है कितना, 2 नैनोमीटर होगी, 2 नैनोमीटर होगी, कितना, 2 नैनोमीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी 20 नैनोमीटर, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से यहां तक जो है वो कितना है, एक उसके बीच की अगर दूरी देखें, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की, तो कितना है ये, 0.34 नैनोमीटर। यहां से यहां तक 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को ना। चलिए आगे समझते हैं कि जब डीएनए है तो डीएनए से कैसे फिर आरएनए बनता है, आरएनए के कितने टाइप होते हैं, वो कैसे काम करता है वो समझेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो एनर्जी के फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में, जो इसकी प्रासंगिकता है, इसकी जो एप्लीकेशंस है ना, देखा जाए तो कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब रिलेवेंस किस किस चीज़ से हो सकता है, किस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है, वो आप समझिएगा। तो अभी पहले जो है, हाँ उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लें कि देखिए एक्चुअली है क्या। जो जीन है और क्रोमोसोम है, क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है वो क्या है, जैसे हमारा ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। हमारी एक सेल में अगर देखा जाए तो 2 से 2.25 मीटर लंबा डीएनए होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डीएनए को छोटा कर दो, आप कैसे करेंगे, इसको लेकर के ऐसे धागा बना लेंगे, जैसे धागा है तो उसको ऐसे गांठ जैसा बना देंगे, नोड बन जाएगा, तो वो क्या है, इसमें कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो डीएनए जो होता है जब वो कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब हमारी बॉडी में कितने, 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से आते हैं और 23 जो है वो किससे आते हैं, फादर से आते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है उनके वो सरफेस पे क्या लगे होते हैं, जीन। अब जो क्रोमोसोम है आपको तब दिखाई देंगे जब वो सेल डिवाइड होने वाली हो। अब जो जीन है, जीन में क्या है, कुछ अपने जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम एक इंसान में अगर जैसे डीएनए की बात करें, 2 से 2.25 मीटर लंबा डीएनए में, तो उसमें जो है 300 करोड़ से भी ऊपर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, उतना बेस होता है, इतना लंबा डीएनए बन जाता है हमारा। अगर हम एक बात करें तो 300 करोड़ से भी ज्यादा क्या होते हैं हमारे इसमें जो है कोड लगे होते हैं। अब इनकी कोडिंग को पढ़ना एक आम इंसान के बस की बात तो है नहीं, तो जाहिर बात है उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होगा, वो पढ़ेगा। तो ये है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन। अब जो डीएनए है सारा एक्टिव नहीं होता, जिसमें से जितने सेगमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं वो जीन कहलाते हैं। जब एचजीपी आया था, एचजीपी हम पूरी क्लास पढ़ेंगे, एचजीपी जो है वो 1990 में शुरू हुआ और जो है 2003 में ये बंद हो गया। ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट, मानव जीनोमिक परियोजना, या मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। तो उस दौरान ये पता चला कि मानव में 25,000 के आसपास जीन होते हैं, 25 से 30,000 बोलते हैं, कहीं लिखा होता है 25,000 जीन होते हैं, ठीक है। तो हर एक जीन जो है अगर देखा जाए तो उसका अपना अपना रोल है।
मान लो किसी में कलर कॉम्प्लेक्शन किसी का डार्क है, किसी का गोरापन है, तो ये कहाँ से आया है? ये मदर और फादर के क्या है, जीन में से आया है। और कलर के लिए भी क्या जो है जीन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आप कहेंगे यस होता है। जो हमारा मेलानिन पिगमेंट होता है, तो मेलानोसाइट्स जो हमारी सेल्स होती हैं उनसे मेलानिन पिगमेंट निकलता है, जिसकी वजह से कलर का कॉम्प्लेक्शन बनता है। किसी के बाल करली हैं तो करली का करेक्टर जो है मदर फादर से आया होगा। किसी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है ना, किसी का मतलब गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, या इस तरह की अगर कोई चीज है, आवाज बढ़िया है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं मदर फादर से वो उसके अंदर ट्रांसफर हुआ होगा। तो जीन भी क्या है, जेनेटिक हो सकता है। यस, न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते हैं वो डीएनए और आरएनए को ही बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। फर्क इतना है कि कहीं पर कोई एक्टिव है, कहीं कहीं दूसरा, और उसमें जो है एक तो नाइट्रोजनस बेस का फर्क है, एक जो है स्ट्रक्चर का फर्क है, और एक किसका, जो नाइट्रोजनस बेस है उसका फर्क है। शुगर का फर्क तो मैंने बता ही दिया। तो ये है। अब अगर हम बात करें कि भाई जो है कैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो आपने एक सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। तो देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से ट्रांसलेट होकर के क्या बन जाती है, प्रोटीन बनती है। अब कौन सी चीज के लिए कौन सी प्रोटीन बनेगी, क्योंकि जो जीन है प्रोटीन के बनने में मदद करता है, जीन प्रोटीन के बनने में मदद करता है। स्पेशल काइंड ऑफ जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन की वजह से, स्पेसिफिक जीन होगा तो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन बनाने में जो बहुत बड़ा रोल है वो किसका है, जीन का है। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन, जिसको आप बोलते हैं अनुवादन, अनुवादन हो जाना। ठीक है, ये है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। अब कैसे डीएनए में कट लगाएंगे, कैसे दूसरे करेक्टर्स को एंटर करेंगे, वो हम समझेंगे। बीटी कॉटन, बीटी ब्रंजल, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनमें क्यों इनको बैन किया गया, क्या है, इस टाइप की चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, और अब उनकी क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या है वो सब। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये भी हो सकता है कि जब सेल से सेल मल्टीप्लाई होने वाली होती है तो वो ग्रोथ फेज में चली जाती है, तो डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए से डीएनए का डबल होना कहलाता है डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, यानी जिसको आप बोलते हैं द्विगुणन। क्या बोलते हैं, द्विगुणन। जब डीएनए से डीएनए बन सकता है तो जाहिर है आरएनए से आरएनए भी बन सकता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। फर्क इतना है कि वो डीएनए और आरएनए का, ये डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, और ये आरएनए का, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन। क्या बोलते हैं इसको, द्विगुणन, द्विगुणन। अगर हम इसको देखें ओवरऑल मिला करके तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो इस तरह से अब जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनेगी हमारी बॉडी में। जैसे डीएनए है, अब हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। जो अपराध वाले मामले होते हैं, अपराध को पकड़ने के लिए क्या है, हम कैसे पता करते हैं कि इसका डीएनए अलग है। अगर मान लो कहीं पर ये डिस्प्यूट हो जाता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के कि भाई ये इनकी औलाद है और ये मना कर रहे हैं कि हमारी औलाद नहीं है, तो केस करके कौन सा, किस चीज से साबित होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए टेस्टिंग की जाएगी आपकी, कहां पर भेजा जाएगा सैंपल, कोर्ट की परमिशन से, सीडीएफडी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद। वहां से आपको पता चल जाएगा कौन क्या है। अगर कोई इस तरह का है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होता है, कई बार जो नर्सरी होती है जहाँ खूब बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो सैकड़ों सैकड़ों बच्चे पैदा हो जाते हैं कई कई बार, तो वो पता चला नर्सरी में बच्चे एक दूसरे में मिक्स हो गए। तो अब कैसे कौन किसका बच्चा है उसका पता कैसे करेंगे, तो डीएनए की टेस्टिंग करा करके हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इनका बच्चा है। ठीक है, तो अब जो ये सीक्वेंस रहता है, याद रखिएगा, तो वो कैसे रहता है। अभी जो आपने नाइट्रोजनस बेस पढ़े, जितना ज्यादा नाइट्रोजनस बेस होंगे उतना लंबा डीएनए होगा। हमारी एक सेल में लगभग 2 से 2.25 मीटर लंबा डीएनए होता है। उसका मतलब यह है 300 करोड़ से भी ज्यादा क्या होते हैं उसमें कोड होते हैं।
अब वो कोड कैसे रहते हैं समझिएगा, कि जो कोइलिंग होती है अगर मैं उसको सीधा सीधा निकाल दूं, ठीक है, तो देखो किस तरह से होगा। मान लो ऐसे कोड लगे हुए हैं उसमें, तो नाम होता है उनका जैसे AGCT, है ना, इस तरह से करके AGCT, है ना। और जरूरी नहीं कि ऐसे ही चले, ऐसे भी हो सकता है 2 बार CC आ गया, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, पता चला जो है फिर G आ गया। तो इसका जो वो अभी आपने कोइलिंग बनाई थी इस तरह से करके जो बनाई थी, ठीक है, उसका जो अपोजिट था ऐसे था। तो इसका जो देखिए एडेनिन हमेशा जो है वो किसके साथ जुड़ता है, टी के, तो यहाँ टी होगा, ठीक है, कौन होगा यहाँ टी होगा। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ क्या होगा ए होगा, यहाँ पर क्या होगा टी होगा, यहाँ पर क्या होगा सी, सी का अपोजिट क्या जी, सी की जगह यहाँ पर जी फिर से, ठीक है, और यहाँ पर जी, जी की जगह सी। हम अगर 2 सगे भाई भी हों, आप 2 सगे भाई भी हों, तब भी उनकी कोडिंग जो है सेम नहीं होगी, ठीक है। अब जब हम इनको 3 3 के फॉर्म में ले लेते हैं, इस तरह से करके हम जैसे कट करने लगे इनको, इस तरह से ले लें हम इसको, समझिएगा, इस तरह से करके 3 3 के टुकड़े बना लें हम, कहीं भी 3 से, है ना, इस तरह से, उनको हम बोलते हैं क्या जीन, और उसी को हम जो एक उसको रिप्रेजेंट करता है कोडोन की फॉर्म में बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है कोडोन बोलते हैं इसको। इस तरह से करके ये कोडोन कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये है कि ये कोडोन नहीं बनाएगा, मान लो मैंने इधर से ले लिया, है ना, इधर से मान लो मैंने यहाँ से लिया, तो ये कोडोन हो गया, ठीक है, ये कोडोन हो गया, ये कोडोन हो गया। तो इस तरह से जो है वो जीन लगी रहते हैं। जो टोटल हमारा डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है वो जीनोमिक्स कहलाती है। इसी तरह से जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कैसे बनता है क्या होता है, उसकी स्टडी जो है प्रोटोमिक्स कहलाती है, ठीक है। तो जीनोम, प्रोटियोम, प्रोटीन का बनना जैसे है ना, उस तरह से कैसे बनता है क्या है, प्रोटियोम, एमिनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं क्या है। अब इसी तरह से जो आरएनए का रोल था, आपने पढ़ा कि आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब आरएनए के भी जो है कई टाइप होते हैं, जैसे आपका एक मैसेंजर आरएनए हो गया, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इनका रोल क्या है, क्या करता है। मैसेंजर आरएनए जो है, जो न्यूक्लियस है हमारा सेल का, वो सिग्नल भेजता है कि वहां पर इस काइंड की ये तरीके की प्रोटीन बननी है, तो मैसेंजर आरएनए जो है सिग्नल भेजता है कि ये वाली प्रोटीन बननी है। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो क्या करता है कि अमीनो एसिड्स को पकड़ करके ला करके प्रोटीन स्थल जहां पर है, जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आप सबने पढ़ा होगा राइबोसोम, जनरल साइंस में पढ़ा होगा आपने राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का स्थान है, वहां पर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये आपका रहता ही राइबोसोम में है, और इसका काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, यानी सिंथेसिस करना। तो इनका फिर कैसे रोल है क्या है वो समझेंगे। अगर कोई गलत प्रोटीन बनती है तो उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है वो हम इंप्रूवमेंट के लिए करेंगे, और इसका सही यूज होना ही क्या है, हमें बायोटेक्नोलॉजी में रखना है। मतलब ये एथिकली अगर देखा जाए तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मिसयूज भी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आज एक थोड़ा सा बेसिक वाला कंसेप्ट था, धीरे धीरे हम सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, अब जैसे मान लो एनर्जी प्रोडक्शन करना है, अब फॉसिल फ्यूल है, आप सबने सुना होगा कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, तो हम कैसे अल्टरनेट फ्यूल बना सकते हैं। जैसे बायोडीजल है, बायोडीजल जैसे जेट्रोफा, पोंगामिया, उससे हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं। ट्रांस एस्टिफिकेशन की प्रोसेस से जो क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं, या क्रॉप की जो मतलब क्रॉप्स होती हैं स्टार्च वाली, उन सब से हम क्या है बायोइथेनॉल, बायोमिथेनॉल, ये सब बना सकते हैं। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जिसका यूज जो है हम एनर्जी प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, इंडस्ट्रियल, है ना, बहुत सी चीज़ों में हम यूज करेंगे। और बहुत से जो रोग हैं बॉडी में, उनका निदान कैसे कर सकें। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जीन थेरेपी के जरिए, जीन एडिटिंग के जरिए। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनके जरिए हम क्या है एक स्पेसिफिक टाइप के जीन को हटा करके दूसरा एक स्पेसिफिक टाइप का जीन डाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं यहीं से आगे कंटिन्यू करने के लिए अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।